मुख्यमंत्री धामी का महाराष्ट्र दौरा आज, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नवनिर्वाचित महायुति सरकार का शपथ ग्रहण आज। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों किए नियुक्त। 11 नगर निगमों में वरिष्ठ नेताओं को दी जिम्मेदारी। देहरादून में 12 दिसंबर से होगा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। 54 देश के डेलीगेट्स शामिल होंगे। आयुर्वेद को विश्व स्तर पर ले जाने की होगी चर्चा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से ही होंगे नेशनल गेम। भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल विभाग को पत्र भेजा। खेल मंत्री रेखा में जताया आभार। यूथ कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नशे और बेरोजगारी को लेकर सचिवालय कूच किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं की हुई झड़प। ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग बेस स्टेशन। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ की स्वीकृति दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ। और खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी का महाराष्ट्र दौरा आज। शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग करेंगे। नवनिर्वाचित महायुति सरकार का शपथ लेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में 5:30 बजे आयोजन किया जाएगा। अगली खबर बता रहे हैं सितारगंज से, जहां रक्तदान समिति के चुनाव सर्वसम्मति से श्री रामलीला कार्यालय में संपन्न हुए। समिति के निवर्तमान अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि समिति विगत कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद लोगों को ब्लड मुहैया करवा रही है। सर्वसम्मति से समाज में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे संदीप बिष्ट को अध्यक्ष पद हेतु मनोनीत किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल ने बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान मतदान को धरातल पर लाने में समिति के प्रत्येक सदस्य का योगदान रहा है। हम सभी का उद्देश्य रहता है कि जरूरतमंद व्यक्ति को ब्लड समय पर मिल जाए तो उसके जीवन को बचाकर हम अपना माननीय कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। और समिति का प्रत्येक सदस्य समर्पित भाव से कार्य कर औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप बिष्ट ने कहा कि समिति के सभी सदस्यों को साथ लेकर ब्लड कैंप पूर्व की तरह ही लगाए जाएंगे ताकि आवश्यकता पर उन पात्रों को लाभ मिल सके। और मैं समझता हूँ कि रक्तदान समिति के जो हमारे अध्यक्ष रहे इतने साल, राजीव गुप्ता जी, इनका विशेष योगदान रहा है इस रक्तदान समिति को उठाने में, लोगों को जागरूक करने में। क्योंकि ब्लड की आवश्यकता इमरजेंसी में जब पड़ी है तो इनकी समिति ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया है। और इस पूरे क्षेत्र की बात करूँ, अगर मैं सितारगंज, शक्तिभारम, नानकमता, किच्छा, रुद्रपुर, तो एक जागृति के रूप में अगर किसी ने काम किया तो राजीव गुप्ता जी हैं। आज इन्होंने अपने इस पदभार को जो है अन्य अपने संदीप बिष्ट को सौंपा है। मेरे हैं उन सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जो इन लोगों ने मेरे को दायित्व दिया है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका निर्वहन कर सकूँ। और समाज में जो जिस तरीके से जागरूकता हमारे इस ब्लड डोनेट के लिए नहीं हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता टीम के माध्यम से पहुँचे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने सचिवालय घेराव किया। साथ ही कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद रहे। यह प्रदर्शन देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से प्रारंभ किया गया। साथ ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले रोक लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि नशा नहीं नौकरी दो के नारे के साथ युवा कांग्रेस घेराव कर रही है और यह लड़ाई राज्य सरकार के खिलाफ भी चलेगी। पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं कि हमने नशा लेना रोजगार देगी, नौकरी देगी, आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा सड़कों निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत
हमारे बड़े दर्द के साथ की रोजगार दो। ये ऐसी सरकार है जो उत्तराखंड के सरकारी रोजगार को भी बेच रही है और गांव-गांव में नशा बेचकर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। तो हमारे प्रदेश के यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। गांव-गांव, शहर-शहर से युवा कांग्रेस एकत्रित हुए हैं। सबकी एक मांग है, उदय भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग है कि युवा की मांग है कि नशा नहीं, रोजगार दो। आप जो हमारे रोजगार को बेच रहे हैं और गाँव का नशा बेच रहे हैं उसे बंद करिए। जहाँ अमित शाह नरेंद्र मोदी के मित्र के कोर्ट में 3000 करोड़ की शराब नशा पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड के गांव कस्बों में नशा पहुंच गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस द्वारा अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। तो वहीं पुलिस ने एक बार फिर एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वहीं इस मामले में उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के क्रम में कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक नीरज चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ला ऊंट पड़ाव के समीप नदी किनारे एक बागीचे में छापामार कार्रवाई की। तभी वहां पर मौजूद एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और उसके कब्जे से 20 अवैध नशे के इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी ने अपना नाम अजय थापा, जो कि काली बस्ती ग्राम चिल्किया का रहने वाला है। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में नए सिरे से परिसीमन कराने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में खुद सत्ताधारी दल के विधायक किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए सिरे से परिसीमन कराकर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 101 सीटें बनाई जानी चाहिए। विधायक की ओर से इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को एक पत्र भी लिखा गया है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में पलायन और पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी कम हो रही है। ऐसे में यदि आबादी के आधार पर परिसीमन कराया गया तो 2027 से शुरू होने वाले परिसीमन में पहाड़ की विधानसभा सीटों की संख्या घटने का खतरा रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में परिसीमन का आधार क्षेत्रफल को मानते हुए नए सिरे से परिसीमन तय करने की जरूरत है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में नए जिलों की मांग के बीच राज्य में अब नए सिरे से परिसीमन करने की मांग तेज हो गई। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए सिरे से परिसीमन कराकर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 101 सीटें बनाई जानी चाहिए। विधायक की ओर से इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को एक पत्र भी लिखा गया है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में पलायन और पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी कम हो रही है। ऐसे में यदि आबादी के आधार पर परिसीमन कराया गया तो 2027 से शुरू होने वाले परिसीमन में पहाड़ की विधानसभा सीटों की संख्या घटने का खतरा रहेगा। नहीं, मेरी मांग नहीं, ये तो समय की आवश्यकता है। मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला था और उनसे मैंने जो ज्वलंत हमारे समस्याएं मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा नहीं तो जो राज्य की अवधारणा है वो ख़त्म हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं और पिछली बार भी जब परिसीमन हुआ था तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गया कि जो है वो विधानसभाओं की संख्या कम नहीं होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। आप मैदान में बढ़ाइए, हमें कोई नहीं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कम मत करिए। नहीं तो 16 सीटें कम हो रही थी और उस समय हम उसको उतना बना नहीं पाए, नहीं तो मेरे ख्याल से एक भी सीट कम नहीं होती। अब जैसे यहाँ देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में सीटें बढ़ गई हैं तो उससे लोगों में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो मैंने पहली बात तो उनसे ये कही है, निवेदन किया है कि कम से कम 101 सीटें यहाँ विधानसभा में होनी चाहिए। बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन माननीय किशोर उपाध्याय जी का इस तरह से मीडिया में ये बात रखना समझ में नहीं आया। अटपटा इसलिए है क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। अच्छा होता कि वो अपनी केंद्र सरकार से और यहाँ राज्य में जो उनकी सरकार है उसके प्लेटफॉर्म पर ये बात रखते, क्योंकि सरकारें उनकी हैं और निर्णय भी उन्हीं को करना है। तो ऐसे में डुगडुगी पीटने से अच्छा होगा
कि अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात उठाएं, अपनी पार्टी के समक्ष आधार बताएं किस आधार पर वो ये कह रहे हैं, और उसके बाद इसके लिए मशक्कत करें कि ये पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ये जरूरी भी है। हमारा प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन इसकी जो दुर्गम स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक विषमताएं हैं, उसके मद्देनजर जो प्रतिनिधित्व की बात उन्होंने कही है उसको बढ़ना ही चाहिए। देखिए, भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने जो मांग की है ये उनकी अपना दृष्टिकोण होगा, जिस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने ये कहा है। लेकिन परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उसके कुछ मानक हैं, और उन्हीं मानकों के तहत देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं का परिसीमन किया जाता है। ठीक है, अब उनकी मांग जो है वो संवैधानिक व्यवस्था की कसौटी पर कितनी खरी है ये तो परीक्षण का विषय है। ठीक है, लेकिन अगर उनका दृष्टिकोण उत्तराखंड के विकास को लेकर के है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या विधायक और सांसदों के बढ़ने से ही क्षेत्र का विकास संभव होता है ना? क्योंकि विधायक और सांसद चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन सरकार में सरकार का जो ढांचा होता है वो किसी भी राज्य के या देश के विकास के लिए, नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो 13 जिलों के इस राज्य में जहां 70 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं, 70 विधायक हैं, तो इन 70 विधायक अगर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के अगर जागरूक हों तो अपने क्षेत्रों का विकास वैसे ही संभव हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वर्ष 2002 में पहला परसीमन राज्य में हुआ था। परसीमन आयोग का गठन होने से पहले ही नए राज्य उत्तराखंड का परसीमन हो चुका था, जिसे राज्य के पहले चुनाव में लागू किया गया। इसके बाद 2002 के बाद प्रदेश में 2007 में दूसरा परसीमन हुआ था। इसके बाद जनसंख्या के लिहाज से सरकार ने रियायत भी दी। बावजूद इसके पहाड़ का नेतृत्व घटने लगा। यही चिंता किशोर उपाध्याय को भी है। इसी वजह से उन्होंने सरकार से आबादी के आधार पर परसीमन न कराकर क्षेत्र के आधार पर परसीमन कराने की मांग की। भाजपा संगठन ने भी विधायक की इस मांग का समर्थन किया है। देखिए, विपक्ष को अपना काम करना है, लेकिन परसीमन तो होना है ना। ये तो 2026 में पूरे भारत का परसीमन होना है। तो अगर विधायक ने चिंता जताई है कि क्षेत्रफल बड़ा होता है पहाड़ में और उसका प्रतिनिधित्व कम होता है, वनस्पत घनत्व के अगर मैदान में देखें तो उसका घनत्व और पहाड़ का घनत्व अंतर है। तो अगर जनप्रतिनिधि बढ़ने तो निश्चित स्वागत योग्य है, क्यों न बढ़े। और लोकसभा जब पहले थी तब जनसंख्या कम थी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून के अगर तराई क्षेत्र को ही देखें तो जनसंख्या बहुत हो गई। देखिए, इसमें जो उन्होंने सीटें बढ़ाने की बात की है, कुछ तो हद तक हम उसको मान सकते हैं कि ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ वो अपने एक कुनबा अपने विधायकों के लिए राहतें देने के लिए ये काम कर रहे हो तो गलत है। पर जहां तक परिसीमन की बात कर रहे हैं, वो जनसंख्या बिल्कुल ना हो। वो जो है पहाड़, हमारा क्षेत्र जो उत्तराखंड है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है। यहाँ पर जो अगर विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या बढ़ती है तो ये उचित है, लेकिन ये बिल्कुल जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे और वर्तमान में जो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इसमें हमने खुद देखा है कि एक विधायक को जो 15 दिन का जो अपना प्रचार प्रसार का समय भी मिलता है वो नाकाफी होता है। ऐसी स्थिति में जो सड़कों का नेटवर्क भी एक खास से मायने रखता है कि वो भी नहीं है। कुल मिलाकर नए जिलों की मांग के बीच राज्य में नए सिरे से परसीमन कराने की मांग शुरू हो गई है। अनुमान है कि साल 2027 में परसीमन के बाद पहाड़ में सीटें घटने का अनुमान है। इसको देखते हुए आबादी के आधार पर परसीमन न कराकर क्षेत्रफल के आधार पर परसीमन कराने की मांग की जा रही है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या संवैधानिक लिहाज से किशोर उपाध्याय की मांग जायज है? क्या सरकार किशोर उपाध्याय की मांग को पूरा करेगी? क्या पहाड़ प्रदेश में पहाड़ की सीटें और घटेंगी? आखिर क्यों पहाड़ में आबादी का घनत्व लगातार घटता जा रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर काशीपुर से बता रहे हैं, जहां रात का सन्नाटा और सुनसान सड़कें, लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। काशीपुर में शातिर चोरों का एक गिरोह एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। चोरी का सामान और हथियार उनके मंसूबों की गवाही दे रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पुलिस उनकी
हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी और उनकी टीम ने शुगर मिल रोड पर जाल बिछाया। ऑपरेशन के दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने अनुराधा टेंट हाउस से चोरी करने की बात कबूल की और पुलिस को चोरी किया गया सामान भी बरामद करा दिया। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी न केवल शातिर चोर हैं, बल्कि उनके अन्य आपराधिक कनेक्शन भी हो सकते हैं। उनके नेटवर्क और इतिहास की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से न केवल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगी, बल्कि जनता के बीच पुलिस की छवि भी मजबूत हुई। लगातार सूचना आ रही थी कि कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो घूम रहे हैं और चोरी भी कर सकते हैं। तो कल भी ऐसी सूचना आई तो हमारे सब इंस्पेक्टर सुनील को एक सूचना आई थी, तो ये अपनी टीम लेके मौके पे गए तो शुगर मिल के पास 3 लोग संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। तो जब उनकी तलाशी ली गई तो 2 लोगों से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ और 1 से अधिक चाकू बरामद हुआ। फिर जब उनको थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उनको बताया गया कि सर हाँ साहब, हमने कुछ दिन पहले एक चोरी भी की है। तो उनकी निशानदेही पे फिर चोरी का जो माल था वो भी बरामद किया गया। सर इसमें जो अभी सामने आ रहा है, शाहरुख पहले जेल जा चुका है और बाकी उन दोनों के अपराधी की तलाश के बारे में जानकारी की है। खबर गदरपुर से बता रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर के जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान की तीसरी बार सरकार ने जिले में आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। राजीव चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उधम सिंह नगर जिले की सरकारी देसी व अंग्रेजी दुकान का बकाया लगभग 6 करोड़ रुपए है। इसके लिए सभी दुकानदारों को बकाया धनराशि समय से जमा करने के लिए बताया गया है। समय से बकाया न जमा करने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजीव चौहान ने कहा कि जफरपुर, महतोस मोड़, दिनेशपुर व गुलल भोज की बाजारों के आसपास कच्ची शराब की बिक्री होती है। कच्ची शराब की बिक्री ना हो, उसके लिए हमारे द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। मैंने 4 टीमों का गठन किया है। आप देख भी रहे होंगे, लगातार हम के मुख्य स्थल जो है कच्ची शराब बनाने के निर्माण जहाँ पे होता है, जो अवैध भट्टियाँ हैं उन पर लगातार हम प्रहार कर रहे हैं। कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट कर रहे हैं और जो भी अवैध मदिरा बन रही है उसके परिवहन पे, बिक्री पे भी पूर्ण रोक लगा रहे हैं। जो भी क्षेत्र आपने बताए हैं मैं उन पर विशेष ध्यान दूंगा और अपनी टीमें जो उस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको निर्देशित करूंगा कि वो ऐसे अवैध ढाबों और दुकानों में भी विशेष अभियान चला के अवैध शराब की बिक्री रोके। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तरांचल प्रेस क्लब में अंकिता भंडारी के परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी ने प्रेस वार्ता कर केस से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। परिजनों ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछले 2.5 सालों से उनकी लड़ाई को जीवित रखने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट पर आरोप लगाया कि उन्होंने अंकिता के कमरे को तुड़वाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। साथ ही उन्होंने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि वीआईपी कनेक्शन की जांच नहीं की गई, जबकि अंकिता की व्हाट्सएप चैट में इसका उल्लेख था। परिजनों ने भाजपा सरकार पर केस को प्रभावित करने का आरोप लगाया और कोर्ट से सभी संदिग्धों की कॉल रिकॉर्ड और चैट की जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यह समाज में बड़ा सवाल खड़ा करेगा। वहीं अंकित भंडारी के पिताजी वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि बयान तो लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी असंतुष्ट हैं। वहीं वीआईपी का नाम और जिस रिसोर्ट में मेरी लड़की रहती थी वह रिजल्ट तोड़ा गया है। मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि दीपक अरोड़ा द्वारा बोला गया कि रेणु बिष्ट के आदेश के अनुसार रिजॉर्ट तोड़ा गया। दूसरा, जो यह पुलकित, आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, रेणु बिष्ट और अजय कुमार, इनकी कॉल डिटेल खंगाली जाए। मैंने एक ज्ञापन भेजा था, लेकिन अभी एसआईटी मौन धारण किए है। कि जैसा आप जानते हैं कि इस केस के पीछे एक वीआईपी की चर्चा हमेशा रही है और अंकिता ने अपनी व्हाट्सएप चैट में भी उसका जिक्र किया था। उसी आधार पे लगातार हमने सवाल उठाते रहे कि वीआईपी का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन एसआईटी ने उस दिशा में कोई जांच नहीं की। उसके बाद जो जांच है एसआईटी की, उसमें क्लीन चिट एक तरह से दे दी गई कि वीआईपी कोई था ही नहीं। गवाहों के बयान लगभग तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन हम अभी असंतुष्ट हैं, क्योंकि जो वीआईपी का नाम हमने पहले भी
सरकार को भेजा था कि देहाती कार्य का मंत्री अजय कुमार जी हैं, और दूसरा जो रिजॉर्ट जिस रिजॉर्ट में जिस कमरे में मेरी लड़की रहती थी वो रिजॉर्ट तोड़ा गया। अगली खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कार्मिकों के मामले में कुमाऊं विश्वविद्यालय को नए सिरे से विकल्प मांगने को कहा है। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नंदन सिंह एवं 6 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारियों से उनसे विकल्प लिया जाना था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कहा गया कि सन 2020 को कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर को नया विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया था। तथा सन 2021 को कार्मिकों के बंटवारे के मामले में दोनों विश्वविद्यालय की एक कमेटी बना दी गई। कमेटी ने निर्णय लिया कि जो कर्मचारी जहां तैनात हैं वे वहीं के कर्मचारी माने जाएंगे। इस फैसले पर सन 2022 में प्रदेश सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी। याचिका में कहा गया है कि वह कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहे हैं। किसी निर्णय से पहले उनसे विकल्प नहीं लिया गया है। इसमें ऐसा हुआ था कि 2019 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बाइफर्केट होकर सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था, जिसके बाद एक निर्णय लिया गया, संयुक्त समिति बनाई गई दोनों कुलपति महोदयों की और कुल सचिव महोदय की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी अल्मोड़ा में तैनात हैं एसएसजे कैंपस तत्कालीन, वो सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, और जो लोग डीएसबी कैंपस में तैनात हैं वो सभी टीचर्स और एम्प्लॉयज़ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ माने जाएंगे। तो इस निर्णय के आधार पर हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट ने भी निर्णय कर दिया कि जो लोग अल्मोड़ा में तैनात हैं वो सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉय रहेंगे। इस निर्णय को हमने चुनौती दी थी, ये कहते हुए कि हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुई थी, और हमारी इच्छा पूछे बिना, हमसे ऑप्शन इनवाइट करे बिना हमारा एम्प्लॉयर चेंज नहीं किया जा सकता। अगली खबर हल्द्वानी से बता रहे, जहां लाल कुआं में मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जगह जगह पर बनाए गए अनावश्यक कट में सिग्नल्स लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिला अधिकारी लाल कुआं तुषार सैनी ने बताया कि विगत दिवस सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को अनावश्यक कट बंद करने तथा साइनेज और होर्डिंग बोर्ड लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह गाजियाबाद से नैनीताल आ रहे 2 लोगों की कार हादसे में दुखद मौत हो गई थी। ये घटना उस समय हुई जब एक ट्रक एनएच के कट के पास खराब हो गया था। कल का जो दुखद दुर्घटना हुई उसके बाद हमने एनएच को निर्देश दे दिया गया है कि जो अभी प्रॉपर साइनेजेस हैं जहाँ पर भी आवश्यकता है वो लगाई जाएं, और जो भी अनावश्यक कट हैं यथासंभव उनको क्लोज कर दिया जाए, जिससे कि रात को जो है वो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसमें एनएच की टीम ने आज से कार्य शुरू भी कर दिया है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।